ऐसे ही का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। तैयार है आपका पसंदीदा शो मनी सेंट्रल। खबरों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में हैं मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। खबरों पर चर्चा शुरू करूं उससे पहले देखिए ऑन द शो, यानी कि आज कार्यक्रम में खास क्या है। तो आज अंशुमान जी से समझेंगे कि कितनी मजबूत होगी रुपए और रूबल की रिश्तेदारी। जी हां, फिर चर्चा होगी युद्ध के बीच भारतीय गेहूं के लिए बन रही संभावनाओं की। फिर बात करेंगे LIC के IPO के अपडेट की। खैर खबर ली जाएगी विदेशी संस्थागत निवेशकों की, और चलते चलते समझेंगे कि किस ट्रैप में फंस गई FMCG कंपनियां। रूस पर लगे प्रतिबंध बाजारों को, सरकारों को चैन नहीं लेने दे रहे। अफरा तफरी चारों तरफ मची हुई है। प्रतिबंधों के असर देखकर नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं। कुछ रणनीतियों को, संभावनाओं को हम समझें उससे पहले अंशुमान जी से ये समझ लेते हैं कि बीते 24 घंटे में क्या कुछ फिजा बदली है। सर, फिजा बदली नहीं, फिजा अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर प्रतिबंधों का असर और देखें तो खराब हुआ है। और जैसा कि हम मनी सेंट्रल में लगातार एक कहते आ रहे हैं कि प्रतिबंध धीमे धीमे अपना असर करते हैं और बाजारों की तरफ फैलते हैं। आज तेल ने $120-121 पर बैरल का रेट तय किया, 116-117 के आसपास है। पूरी दुनिया में कच्चे तेल की इस कीमत पर एक किस्म का कोहराम है। दुनिया के देशों ने अपने बजट वापस देखने शुरू कर दिए हैं, सरकारों ने महंगाई के आकलन पलटकर पीछे देखने शुरू कर दिए हैं। तो एक तो सबसे बड़ा चेंज जो रूस पर सैंक्शन के बाद आया दुनिया के बाजारों में, कि दुनिया को ये लगा कि अब लंबे समय तक रूस के तेल की आपूर्ति बाजार में नहीं हो पाएगी, और उसका असर हमें तेल की कीमतों पर दिखाई दिया। और अब जो प्रोजेक्शन मिल रहे हैं शुभम, वो वही है जो कल हमने कहा था कि तेल की कीमतों में 100+ का ये दौर थोड़ा लंबा खींच सकता है, 2 से 3 महीने तक। तो पहली बड़ी चीज ये आई। दूसरी बड़ा चेंज ये आया कि तेल की कीमतों के कारण अमेरिका में जो महंगाई दिखाई दे रही, जिसका बड़ा असर दिखाई दे रहा है, अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं टाले जाने के संकेत आए हैं। और वहां के अमेरिकी प्रशासन ने कहा है कि फेड की बैठक अपने समय पर होगी और ब्याज दरों में 2 बढ़ोतरी की जाएगी। यानी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फेड आने वाला है। अब ये आप करेला और नीम चढ़ा कह सकते हैं, क्योंकि पूंजी की लागत या क्रेडिट की कॉस्ट बढ़ेगी, जिसका असर भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट्स पर दिखाई देगा, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे जब हम अपने सेगमेंट में जाएंगे कि विदेशी निवेशक भारत में क्यों बिकवाली कर रहे हैं। तीसरी बड़ी चीज रूस के संदर्भ में था कि रूस से कंपनियों की निकासी जारी रही। नेटफ्लिक्स ने, डिज्नी ने, बहुत सारी कंपनियों ने रूस से अपने रिश्ते तोड़े, रूस से कारोबार बंद किया। कल कई सारी बड़ी कंपनियां गई थी, कुछ और कंपनियां लाइन में हैं जो रूस से अपने कारोबार को खत्म कर रही। और चौथा सबसे बड़ा अपडेट ये कि चूंकि अब लड़ाई ब्लैक सी के आसपास हो रही है, जहां पर बंदरगाहों पर हमला हुआ है, तो इसलिए शिपिंग का मूवमेंट ब्लैक सी में बॉस्फोरस स्ट्रेट के अंदर रुक गया है या रुक रहा है। इसलिए पूरी दुनिया में शिपिंग फ्रेट्स की दर लगातार बढ़ी हुई है। हमने ये बढ़ोतरी बैक टू बैक दूसरी बार देखी है। पहली बार हमने देखी थी उस समय जब कोविड के कारण दुनिया भर में शिप्स को रोकना पड़ा था, और संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए। ये दूसरी चीज है। इस ग्राफिक में आप देख सकते हैं कि रूस छोड़ने वाली कौन कौन सी ग्लोबल कंपनियां, मुझे लगता है एयरबस वहां से निकल चुकी है, वहां से एक्सॉन निकल चुकी है, वहां से स्पॉटिफाई, रोको, यूट्यूब, दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां जिन्होंने 2006-7 के बाद रूस को एक बड़ा संभावना में निवेश केंद्र बनाया था, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों के साथ रूस की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी दिखाई दी थी। रूस का GDP 2014 से पहले काफी अच्छी स्थिति में था। वो सारा निवेश जो 30 साल पुराना निवेश था, अब वो वापस लौट रहा है। तो यह है रूस का अपडेट। और सबसे अंत में सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये कि दुनिया में गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड लेवल के ऊपर हैं, और गेहूं की कीमतें बढ़ने की खबर कभी सुर्खियों में नहीं आती जब तक ऐसी परिस्थितियां नहीं होती हैं। तो गेहूं की कीमतें बढ़ना कई तरह से भारत के लिए अवसर भी है और दुनिया के कई सारे देशों के लिए चुनौती भी। बिल्कुल। और क्योंकि अंशुमान जी ने कहा गेहूं की खबर सुर्खियों में नहीं आती और मनी 9 सुर्खियों में लाता है, वो जो जानना जरूरी है। तो आप देखिए मनी 9 की एक स्पेशल रिपोर्ट कि गेहूं के बाजार में भारत के लिए संभावनाएं कैसे बढ़ रही हैं। भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार रूस यूक्रेन की लड़ाई से भले सहम गए हों, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल अनाज मंडी में बैठे आढ़तिये इस आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। यहाँ कुछ बहुत अप्रत्याशित घट रहा है। गेहूं के दाम बीते 15 दिनों में 85 रुपए क्विंटल बढ़ गए। आमतौर पर नई फसल की आवक के समय तो भाव टूटते हैं, फिर ये तेजी कैसी? दरअसल संभावना ये है कि भारत का गेहूं इस साल दुनिया के कुछ नए बाजार देख सकता है। बस इसी के सहारे पौ 12 होने की उम्मीद बंधी है। अब समझिए बाजार का समीकरण।
दुनिया भर में करीब 20 करोड़ टन के गेहूं का निर्यात होता है। इसमें रूस और यूक्रेन की हिस्सेदारी 5 से 6 करोड़ टन की है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा और यूक्रेन तीसरा गेहूं निर्यातक देश है। 2021-22 के दौरान रूस से 3.5 करोड़ टन तथा यूक्रेन से 2.4 करोड़ टन निर्यात होने का अनुमान है। लेकिन दोनों देशों के बीच युद्ध की वजह से आपूर्ति बाधित होने की आशंका है। यहाँ से आपूर्ति ठप होगी तो कहीं से तो बढ़ेगी, तो मौका उन देशों के पास होगा जिनके पास पर्याप्त स्टॉक है। भारत गेहूं का दूसरा बड़ा उत्पादक है। मौजूदा समय में भारत के पास गेहूं की सप्लाई भी पर्याप्त है, जो निर्यात बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। 1 फरवरी तक देश के केंद्रीय पूल में 2.82 करोड़ टन गेहूं का स्टॉक दर्ज किया गया है। इसके अलावा बाजार तथा किसानों के पास भी पिछला स्टॉक पड़ा है। इस साल 11 करोड़ टन से ज्यादा उपज का भी अनुमान है। साल भर में देश की अपनी खपत लगभग 10.5 करोड़ टन रहती है, यानी घरेलू जरूरत पूरा होने के बाद भी निर्यात के लिए पर्याप्त गेहूं बच जाएगा। शायद यही वजह है कि इस साल भारत से 70 लाख टन गेहूं निर्यात होने का अनुमान है, जिसमें से दिसंबर तक 50 लाख टन से ज्यादा का निर्यात हो भी चुका है। गेहूं के एक्सपोर्ट मार्केट में भारत के लिए ज्यादा संभावनाएं नजर भी आ रही हैं। रूस और यूक्रेन जिन देशों को गेहूं का निर्यात करते हैं, उनमें कई बड़े खरीदार भारत के पड़ोस में ही हैं। साल भर में बांग्लादेश करीब 75 लाख टन गेहूं आयात करता है और हाल के दिनों में उसने भारत से खरीद भी बढ़ाई है। ईरान भी बड़ा आयातक है और अधिकतर गेहूं रूस से ही खरीदता है। वहां पर भी भारत के लिए संभावना बढ़ गई है। इसके अलावा पाकिस्तान और श्रीलंका भी रूस के गेहूं के बड़े आयातक हैं और वहां पर भी भारतीय गेहूं के लिए बाजार बढ़ सकता है। यानी युद्ध की भीषण तबाही में भी गेहूं का निर्यात कुछ उम्मीद जगाता है। सर, लेकिन ये रिपोर्ट एक सवाल भी छोड़ जा रही है, वो ये कि निर्यात तो बढ़ेगा, लेकिन वो निर्यात के लिए मुद्रा कौन सी होगी? क्योंकि पश्चिमी देशों ने तो डॉलर सैंक्शन लगा दिए, डॉलर में तो ये आयात निर्यात होगा नहीं। क्या रुपी रूबल ट्रेड की जो बातचीत शुरू हुई है वो इसी की रोशनी में देखा जाए, और पुराने तजुर्बे कैसे हैं इस रिश्तेदारी के? इसमें दो तरीके का निर्यात है। एक निर्यात वो है जो बाकी देशों को होगा, वो स्वाभाविक सी बात है डॉलर में होगा। अगर आप बांग्लादेश को, ऑस्ट्रेलिया या ईरान को या बाकी देशों को करेंगे। पर जो दूसरी बात जिसकी तरफ आपने इशारा किया, वो आज भारत के पिछले 48 घंटों में या पिछले 3 दिन में भारत के भीतर चर्चा का सबसे बड़ा विषय है और सरकार के लिए सबसे बड़े असमंजस का विषय है। सरकार के भीतर इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है शुभम कि रूपी और रूबल ट्रेड को दोबारा शुरू किया जाए। और रूपी और रूबल ट्रेड का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही चेकर्ड है, और सरकारें इसे आजमाती भी रही हैं और गंवाती भी रही। उसे समझना जरूरी है। उसके बाद हम आएंगे कि सरकार की सबसे बड़ी दुविधा क्या है रूपी रूबल ट्रेड शुरू करने पर। 1953 में पहली बार दोनों देशों के बीच रूपी रूबल ट्रेड पर समझौता हुआ था, और वो एक बड़ा समझौता इस दृष्टि से था कि तब तक ब्रेटन वुड्स की जो व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था के तहत दुनिया में करेंसीज की प्राइस तय की गई थी, उस व्यवस्था को के पैरेलल दुनिया के 2 देशों ने, जिसमें कि रूस उस समय काफ़ी, यूएसएसआर काफ़ी बड़ी अर्थव्यवस्था थी, उसने एक उस समय के डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड देश के साथ करेंसी का एक विशेष समझौता किया था, जिसमें दोनों देश एक दूसरे को भुगतान कर सकते थे अपनी मुद्रा में। खासतौर से भारत को रुपए में भुगतान करने की छूट थी रूबल में सामान खरीदने को लेकर। ये संधि भारत के उस समय के आर्थिक विकास में, आज़ादी के बाद के उसके आर्थिक विकास में 50-60 के दशक में काफ़ी काम आई, क्योंकि भारत में बहुत सारा निवेश स्टील सेक्टर में, बाकी जगह जो रूस की मदद से हुआ, जो विकास हुआ, उसमें इस रूपी रूबल ट्रेड का एक महत्वपूर्ण स्थान था। फिर परिस्थितियाँ बदलना शुरू हुई जब दुनिया में जब यूएसएसआर का विघटन शुरू हुआ। यूएसएसआर का विघटन शुरू होने के बाद रूबल की उतनी ताकत नहीं बची, और जो यूएसएसआर की लेगेसी थी जो रशिया के पास आई, उस समय भारत के लिए वो एक्सचेंज रेट की पैरिटी उतनी लाभदायक नहीं थी। तो धीमे धीमे रूपी रूबल ट्रेड पीछे खिसकना शुरू हो गया, और 2005 में लगभग हम एक बार इसे बंद सा लगभग कर दिया गया, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, लगभग सीमित हो गया। उसकी 2 बड़ी वजहें थी। उसकी एक और बड़ी वजह थी शुभम कि भारत से रूस को निर्यात कम था, आयात ज़्यादा था, और भारत में डिफेंस की बड़ी सप्लाईज थी रूस से। तो रूस के पास इतना रुपया जमा हो गया था कि उसका वो इस्तेमाल कहाँ कर सकता था, क्योंकि उस करेंसी को कहीं नहीं दे सकता था। आज भी ट्रेड का बैलेंस रूस के पक्ष में है, भारत के पक्ष में नहीं। तो भारत तो रुपए से सामान तो खरीद लेता था, पर रूस के पास उस करेंसी का इस्तेमाल कैसे हो, ये एक महत्वपूर्ण दुविधा थी उस दौरान। तो रशिया की तरफ से इस ट्रेड को बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं किया गया, डिस्करेज किया जाने लगा।
अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण जब भारत को रक्षा खरीद की जरूरत पड़ी, तब यह कोशिश की गई, खासतौर से S-400 की खरीद के समय यह कहा गया कि रूपी रूबल ट्रेड के चैनल को दोबारा खोला जाए और इसके जरिए भुगतान किया जाए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जो भारत खरीदना चाहता था वो रशिया पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत आती थी। 2012 में इसे एक बार फिर रिवाइव करने की कोशिश की गई रूपी रूबल ट्रेड को। तब रशियन करेंसी थोड़ी मजबूत स्थिति में आ गई थी, जिसका भी हमने जिक्र किया, क्योंकि उस समय तक रूस की अर्थव्यवस्था एक बेहतर मजबूत स्थिति में थी और भारत को एक सही पैरिटी भी मिल रही थी। उस समय उसको शुरू किया गया। लेकिन 2014 के बाद जब पूरी दुनिया के देशों ने क्रीमिया के पर रूस के कब्जे के बाद प्रतिबंध लगाए, तो एकदम रूबल टूटता चला गया। 30% 40% की करेंसी के लेवल पर टूट गया और फिर उसके बाद रूस के साथ व्यापार करना थोड़ा फायदे का सौदा नहीं बचा। अब आज हम जहां खड़े हैं वहां पर रिजर्व बैंक से बात की है सरकार ने, कॉमर्स मिनिस्ट्री से बात की है कि क्या 2-3 विकल्पों पर विचार किया जा रहा है कि क्या रूसी और रूपी रूबल ट्रेड के चैनल्स दोबारा खोले जाएं, किन बैंकों को उसमें शामिल किया जाए, ये ट्रेड क्या चाइना के थ्रू होना चाहिए या सीधे होना चाहिए। पर इस पूरे मामले में इसका जो चेकर्ड इतिहास है और रशिया के साथ जो भारत के व्यापार रिश्तों का बैलेंस है, उसमें 2-3 काफी बड़ी उलझने हैं, जिसके कारण सरकार अभी तक ये घोषणा नहीं कर पाई है कि वो नॉर्मल ट्रेड में रूपी रूबल ट्रेड को दोबारा शुरू करेगी या इसको एक्टिवेट करेगी। शुरू तो नहीं करना कहा जाएगा, क्योंकि ये अभी डिस्करेज्ड है, अभी ट्रेड डॉलर रूट से होता है, उससे कैसे किया जाएगा। तो सर, आपने जैसे जिक्र किया कि बड़ी उलझनें होंगी, तो सबसे बड़ी उलझन क्या है? अगर मान लीजिए इस चीज को शुरू किया जाता है तो बड़ी उलझन क्या है? सबसे बड़ी उलझन यह है कि रूबल इस समय दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी है, सबसे ज्यादा टूटी हुई करेंसी। अगर आप डॉलर के मुकाबले देखें तो 117 रूबल में डॉलर आता है। भारतीय रुपए के मुकाबले भी रूबल बुरी तरह टूटा हुआ है। तो क्या भारत दुनिया की सबसे कमजोर, पिटी हुई और मुश्किल में फंसी करेंसी के साथ दोबारा कारोबार शुरू करेगा? इसकी एक इकोनॉमिक दुविधा है, इसकी एक डिप्लोमेटिक दुविधा भी है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ी इकोनॉमिक दुविधा यह है कि क्या आप टूटी हुई करेंसी के साथ कारोबार शुरू करेंगे। यहां फिर हम देखते हैं चार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है। इस चार्ट में यह दिखाई देता है कि भारत रूस से इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है। तो टूटी हुई करेंसी जो एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री होती है उसके लिए हमेशा फायदेमंद होती है। आप पोटाश मंगाएं या मिनरल मंगाएं तो रूस के निर्यातकों के लिए तो फायदे की बात है कि उनकी करेंसी टूटी हुई है, उन्हें बेहतर वैल्यू मिलेगी भारत में निर्यात के लिए, लेकिन भारत के लिए वो सामान बहुत महंगा हो जाएगा। ये दुविधा है। तो कल से लगातार जब हम इसको समझने की कोशिश कर रहे थे, कॉमर्स मिनिस्ट्री के ऑफिसर से बात करके, आरबीआई के ऑफिसर से बात करके, और मेरा एक ही सवाल था कि पेग कैसे किया जाएगा, बिल्कुल रूपी और रूबल के बीच में एक्सचेंज रेट क्या तय किया जाएगा, अगर ये ट्रेड शुरू होता है वो पे कैसे किया जाएगा, ये समझना मुश्किल है। क्योंकि कमजोर करेंसी जो लगातार गिर रही है, उसके साथ कारोबार करने में जो होस्ट कंट्री है, जो इंपोर्टर कंट्री है, उसको नुकसान होता है। तो एक तो पहलू पहला ये है, और दूसरा पहलू डिप्लोमेटिक है, क्योंकि अभी तक सरकार भारत तटस्थ रूप से इस पूरे विवाद से तटस्थ भूमिका में है, चाहे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की वोट हो या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वोट हो। लेकिन जैसे ही भारत खुले तौर पर रूपी और रूबल के साथ ट्रेड शुरू करेगा, वो किसी भी चैनल से शुरू करे, तो ये माना जाएगा दुनिया में कि भारत ने रूस की इसका समर्थन है, रूस की मदद की है। अभी आज क्वाड की मीटिंग हुई जिसमें चर्चा हुई है, और अब जब यह परिस्थिति आएगी तो दुनिया के देश शायद उन देशों से सवाल पूछेंगे, उन पर प्रश्न उठाएंगे जो रूस की आक्रामकता का समर्थन कर रहे हैं। तो ये दो बड़ी दुविधाएं हैं रूसी रूबल ट्रेड को शुरू करने में, कि भारत को खुलकर रूस का पक्ष लेना पड़ेगा अगर रूस के साथ व्यापार के रिश्ते वो दूसरे चैनल से शुरू करता, और उससे ज्यादा बड़ी इकोनॉमिक डिफिकल्टी ये है कि आप आयात करेंगे तो आयात आपको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि वो दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी है। और इसलिए अगर आप रूबल और डॉलर के एक्सचेंज वैल्यू को या रूपी और रूबल की एक्सचेंज वैल्यू को देखें तो आपको इस दुविधा का पूरा मंतव्य समझ में आ सकता है। हम भी इंतजार कर रहे हैं शुभम की सरकार कब खुलकर इस पर बताए कि रूपी रूबल ट्रेड का क्या असर होगा। दिक्कतें सबसे ज्यादा उन रूसी कंपनियों को हैं इस समय, बिल्कुल, कि उनके पेमेंट्स फंसे हुए हैं। वो इस बात की कोशिश कर रही हैं कि उन्हें वो पैसे कैसे मिलें जो भारत को उन्हें पे करने हैं थर्ड पार्टीज के जरिए कैसे। और एक और दुविधा यह है कि अगर रूपी रूबल ट्रेड शुरू होता है तो किस करेंसी को बेस मानकर उसे पेग किया जाएगा। डॉलर तो पेग नहीं होगा, तो दुनिया की कौन सी ऐसी करेंसी होगी जो बीच में आएगी जिसके आधार पर इसका मूल्य तय किया जाएगा, ये दुविधा है। बिल्कुल। तो और अगर इस पर जो भी जानकारी आगे आती है, रूपी रूबल ट्रेड पर जो भी सरकार कदम आगे बढ़ाती है, हम आपको पल पल की जानकारी लेकर आते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो है LIC के IPO से जुड़ी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने ये कहा था कि LIC के IPO पे पुनर्विचार हो सकता है, उसके बाद ऐसी आशंकाएं बढ़ गई हैं कि मार्च के अंत तक IPO बाजार में नहीं आएगा।
आईपीओ को लेकर अंतिम फैसला शुक्रवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में हो सकता है। रूस यूक्रेन विवाद के बाद हमने देखा शेयर बाजार में भी गिरावट का माहौल है, विदेशी निवेशक लगातार बिदक रहे हैं या अनमने हो रहे हैं। सर, मैं यह जानना चाहूंगा, दरअसल सरकार कतरा क्यों रही है, क्या वजह क्या है इसके पीछे? अगर सब कुछ तैयारी थी, पूरी कसरत हो गई थी, डॉक्यूमेंट जमा हो गए, ले आए आईपीओ, दिक्कत कहाँ है? सेंटिमेंट। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी जिसके आईपीओ को एक ऐतिहासिक घटना माना जा रहा था, भारत के वित्तीय बाजार के लिहाज से, भारत के निवेशकों के लिहाज से, वो ऐसे तूफान में जाकर फंस गया है जहां यही नहीं पता है कि कल बाजार में क्या होगा, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में क्या होगा। तो सबसे बड़ी चीज, तो सबसे पहली चीज तो सेंटीमेंट है। जो सेंटीमेंट, बाजार का सेंटीमेंट, ग्राहकों का सेंटीमेंट, निवेशकों का सेंटीमेंट ऐसा नहीं। और हमेशा मानते हैं कि जो अंतर्धारणा होती है, सेंटीमेंट होती है, वित्तीय बाजार में बड़ा असर करती है। पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सरकार ये चाहती थी कि विदेश में भी बड़ी सक्सेस मिले इस आईपीओ को, क्योंकि एक आईपीओ भारत सरकार की फ्लैग बेयरिंग इंश्योरेंस कंपनी है, इसीलिए सरकार ने आनन फानन में 20% एफडीआई की इजाजत दी थी एलआईसी में। और एलआईसी का नॉमेनक्लेचर एफडीआई को सपोर्ट नहीं करता था, फिर भी उसे बदलने की कोशिश की थी। और यह तर्क था कि इसके जरिए विदेशी निवेश आएगा। विदेशी निवेशक यहाँ सामान समेट कर निकल रहे हैं, लगातार बिकवाली कर रहे हैं भारतीय बाजारों में, चाहे वो डेट मार्केट हो या वो इक्विटी मार्केट हो। ऐसी परिस्थिति में वो बीमा कंपनी में नया निवेश कैसे करेंगे, ये आशंका स्वाभाविक सी है और सरकार के दिमाग में इस बात की आशंका है। और तीसरी बड़ी चीज़ ये कि रिजर्व बैंक और बाकी जो एजेंसियां हैं वो इकोनॉमी की फाइटिंग मोड में हैं। सरकार की वरीयताओं में इस समय अर्थव्यवस्था में महंगाई रोकना, ब्याज दरें एक सीमा से अधिक ना बढ़ने देना, उस तरीके की वरीयताएं हैं। और इसलिए इन तीन चीज़ों के कारण अभी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दो तरीके की सूचनाएं हमारे पास हैं कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है जो शायद इस पर डिसाइड करेगा, और दूसरा ये कि शायद केंद्रीय मंत्रिमंडल को यह तय करना पड़ेगा कि इसका आईपीओ थोड़े समय के लिए टाल दिया जाए। पर अगर इसे टाला जाता है तो इसके असर अर्थव्यवस्था के लिए कुछ नए किस्म की चुनौतियां लेकर आएंगे। सर, अगर आईपीओ आना है, कल मंत्रिमंडल की बैठक है तो तय हो जाएगा, आना है तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार एक कदम पीछे हटकर सोचते हैं, मान लीजिए आईपीओ नहीं आया, तब क्या क्या स्थितियां, किन किन मोर्चों पर दिक्कतें बढ़ेंगी? यही वो दुविधा है डेविल और डीप सी वाली कि आईपीओ आया और सफल नहीं हुआ। आईपीओ को सफल कराने के लिए सरकार को उसका वैल्यूएशन कम रखना पड़ेगा। अगर वैल्यूएशन कम हुआ तो सवाल उठेंगे कि आईपीओ इतनी बड़ी एलआईसी इतनी बड़ी कंपनी, तो उसका वैल्यूएशन कम किया गया। क्योंकि अगर सरकार थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएशन एक्सपेक्ट कर रही है, यानी अपने अगले इस साल के विनिवेश के लक्ष्य से थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाना चाह रही है, तो उसे उसकी ऊंची कीमत रखनी होगी। बाजार का सेंटीमेंट इस समय बुरी तरह टूटा हुआ है। महंगा आईपीओ खरीदने वाले लोग बाजार में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे एलआईसी के? तो एक तो ये कि लाया जाए और महंगे वैल्यूएशन पर अगर उसको सब्सक्रिप्शन नहीं मिले या वो बाजार नहीं चले, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के लिए भी, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भी, और पूरे बजट की योजना के लिए। और अगर नहीं लाया जाता है तो दो बड़े असर दिख रहे हैं। पहला असर यह दिख रहा है कि सरकार का विनिवेश का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। और जैसे ही ये चर्चा शुभम तैरना शुरू हुई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक से या सरकारी हलकों से निकलकर कि एलआईसी का आईपीओ टल सकता है, बॉन्ड यील्ड बढ़ना शुरू हो गई। और हमने देखा कि तुरंत बॉन्ड यील्ड्स बढ़ना शुरू हुई। यानी अगर एलआईसी का आईपीओ नहीं आया तो इस साल सरकार को और ज्यादा बोरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले साल का लक्ष्य, और बोरिंग अभी करनी पड़ जाएगी, क्योंकि 31 मार्च से पहले यह फैसला सरकार को अगले एक हफ्ते में ले लेना पड़ेगा। क्योंकि इस साल के लास्ट का जो बोरिंग कार्यक्रम है उसमें फिर वो उतना लॉस जितना एलआईसी के आईपीओ से है उसको बिल्ड करके बोरिंग करनी पड़ेगी। तो इस साल के आखिरी महीने से लेकर पहले क्वार्टर तक सरकार की बोरिंग बढ़ेगी। महंगाई वैसे ही बढ़ने की संभावना है, तो उसका दबाव हमें बॉन्ड यील्ड्स में दिखाई देने लगा और रुपए पर भी दिखाई देने लगा। उसकी वजह यह क्योंकि जब बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती हैं तो बाकी बाजारों में भी उसका असर दिखाई दे रहा है। तो अब सरकार के लिए दुविधा यह है कि वो एलआईसी के बारे में एक गैम्बिट करे, एक दांव खेले, थोड़ा सस्ता रखे और सब्सक्राइब करा ले, या वो इंतजार करे कि ये धुंध बैठ जाए, ये युद्ध का पूरा गुबार शांत हो, चीज़ें अपनी स्थिति में आएँ और उसके बाद इस आईपीओ को लाया जाए। वो कब लाया जाएगा? एक बार जब ये पीछे चला जाता है तो आगे कब लाया जाएगा ये अभी कहना आसान मुश्किल है कि ये दूसरे क्वार्टर में आएगा या तीसरे क्वार्टर में आएगा। लेकिन हाँ, लाने के अपने जोखिम है और ना लाने के अपने जोखिम है। और शायद उन्हीं को वे करने के लिए, उन्हीं विकल्पों को समझने के लिए हमारी भी निगाह इस बात पर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल या सरकार एलआईसी के आईपीओ पर क्या निर्णय लेती, क्योंकि इस साल का सबसे बड़ी घटनाक्रम और सबसे बड़ा विषय एलआईसी का आईपीओ था, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले तक। जी बिल्कुल, और युद्ध से पहले हर दिन एक खबर थी और चर्चा थी, सरकार की तैयारियां पूरी थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद सरकार, अगर बाजार का यही हाल रहा
तो एक कदम पीछे हटा सकती है। चलिए इस मुद्दे पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। शेयर बाजार से ही जुड़ी दूसरी खबर, विदेशी संस्थागत निवेशकों की यानी कि एफपीआईज की बिकवाली। 24 फरवरी से लेकर अब तक विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से करीब 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली कर चुके हैं। युद्ध के पहले भी ये बिकवाली शुरू हो चुकी थी, महंगे वैल्यूएशन की चिंता थी, लेकिन युद्ध ने मूड और बिगाड़ दिया और 1 अप्रैल से लेकर अब तक करीब 2.25 लाख करोड़ की बिकवाली विदेशी कर चुके हैं। सर ये युद्ध ही है या कोई और बड़ी वजह भी है, छुपी हुई वजह भी है जिसकी वजह से विदेशी इतने अनमने हो गए? बहुत सारी चीज़ें एक साथ विदेशी निवेशकों के पक्ष में काम नहीं करनी। 22 महीने की सबसे ज़्यादा बिकवाली अगर मैं नंबर चेक कर रहा हूँ एफआई और एफपीआई की सेल ऑफ केवल इक्विटीज़ में ही नहीं शुभम, डेट में भी सेल ऑफ शुरू हो गई, जो ये बताती है कि कहीं ना कहीं कुछ ढांचागत समस्याएं हैं भारत की अर्थव्यवस्था में, जिसमें बाहर से आने वाली घटनाओं ने और ज़्यादा प्रभावित किया। जैसे लगातार मनी सेंट्रल में कह रहे हैं कि भारत की सबसे बड़ी 2 फॉल्ट लाइन है, एक कच्चे तेल की बढ़ती कीमत और दूसरा रुपए की कमजोरी। और ये दोनों चीजें सीधे सीधे एफआईज के या एफपीआईज के विदेशी निवेशकों के बाजार में बिहेवियर से जुड़ी हुई हैं। उन्हें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण दिखाई दे रही हैं और ये बड़ा अजीब सा पैराडॉक्स है शुभम। भारतीय अर्थव्यवस्था जब मंदी से बाहर निकल रही है, थोड़ी बहुत डिमांड आना शुरू हुई है, ऑलमोस्ट 100% बिजनेस रिज्यूम हो चुके हैं, सारा रिजम्पशन हो चुका है, सारा कामकाज शुरू हो चुका है, पेट्रोल डीजल की सेल बढ़ने लगी है, बिजली की खपत बढ़ने लगी है। वो विदेशी निवेशक जब भारतीय अर्थव्यवस्था सिंक कर रही थी, माइनस में थी, तब वो पैसा डाल रहे थे बाजार में। और जब भारत की अर्थव्यवस्था रिकवरी के मोड में आ गई है, अगले साल से हमें थोड़ी बहुत शुद्ध ग्रोथ, बेस इफेक्ट हटाने के बाद जो प्योर ग्रोथ है, वो थोड़ी बहुत प्योर ग्रोथ हमें अगले साल से दिखाई देगी, तब विदेशी निवेशक यहां से हाथ खींच रहे हैं। उसकी 2-3 बड़ी वजह है। युद्ध ने सेंटीमेंट बहुत ज्यादा खराब किया है। युद्ध ने शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट विदेशी निवेशकों के लिए खराब किया कि भारत में बड़ी महंगाई का खतरा है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण। सेंटीमेंट खराब करने वाली दूसरी वजह रुपए की कमजोरी है। रुपए की कमजोरी आज हमने देखा, पिछले 2 दिनों में रुपया करीब 65 पैसे के आसपास टूट गया। कल हमने मनी सेंट्रल में इस पर चर्चा भी की थी कि रुपया तूफान में फंस रहा है और कल बुधवार को रुपया 47 पैसे टूटा और अभी तक जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं तो शायद 18 पैसे, 18 से 20 पैसे रुपया और टूट चुका है। रुपए में गिरावट के जो अगले टारगेट्स हैं वो विदेशी निवेशकों को चौंकाने वाले, डराने वाले हैं। वही दुविधा है कि रुपया जितना गिरेगा, रिजर्व बैंक जितना विदेशी मुद्रा भंडार का हवन करेगा या बाजार में झोंकेगा, रुपए को उतनी ही कमजोरी होगी। कमजोर रुपए से रिटर्न उनके विदेशी निवेशकों के कम होते हैं। तो दूसरी बात ये, और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि विदेशी निवेशकों की सस्ती पूंजी का स्रोत सूख रहा है। अब कल ही अमेरिका से फेडरल रिजर्व की तरफ से ऑलमोस्ट आधिकारिक तौर पर यह कहा गया कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी और दोनों राउंड की बढ़ोतरी होगी। तो ये पूरा का पूरा जो सेंटिमेंट है इंडियन मार्केट के आसपास एफपीआईज को लेके, वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। उसके अंडर करंट नेगेटिव है। हाई वैल्यूएशन के इश्यूज पहले से ही थे इंडियन स्टॉक मार्केट में, जिसके कारण नोमुरा और बाकी लोग भारतीय स्टॉक मार्केट्स को महंगा बता ही रहे थे। तो इसलिए ये एक और वजह है जिसका, जो एक किस्म का विशेष साइकिल है। रुपए की कमजोरी से विदेशी निवेशक बाजार में बेचना शुरू करते हैं और बाजार में बेचने से रुपया कमजोर होता है, बिल्कुल। ये वो चक्र है जो शुरू हो जाता है और उस चक्र में बाजार अभी फिलहाल फंसे हुए हैं। अगर मैक्रो लेवल से कोई पिक्चर अगले 3-4-5 महीने में इंप्रूव नहीं होती है तो विदेशी निवेशकों को वापस लाने वाले बहुत बड़े ट्रिगर अभी उपलब्ध नहीं है। कुछ ऐसा बड़ा मैग्नेट उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर आप ये कहें कि विदेशी निवेशक दोबारा निवेश करना शुरू करेंगे। अच्छा, क्या हो जाए सर ऐसा, आप बताइए कि ये हो जाए शुभम, महंगाई रुक जाए, ग्रोथ के नंबर, क्या ऐसा हो जाए कि विदेशी फिर आ जाएं? कुछ चीजें सरकार के नियंत्रण में नहीं, जैसे कच्चे तेल की कीमत सरकार के नियंत्रण में नहीं, उसे रोकना संभव नहीं। हाँ, कच्चे तेल की कीमत अगर भारत सरकार, अब दुविधा क्या है शुभम कि अगर सरकार पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं भी बढ़ाती है, उपभोक्ताओं के लिए बहुत अच्छी खबर है पर बजट के लिए खराब खबर है। बिल्कुल है। निवेशक तो दोनों नंबर देखता है, कंज्यूमर का नंबर भी देखता है और फिस्कल नंबर भी देखता है। तो इन्वेस्टर दोनों नंबर देखेगा, उसको ये लगेगा कि डिमांड थोड़ी सपोर्ट होगी लेकिन सरकार का डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो परिस्थितियां इस तरीके की हैं कि वो एक मुश्किल है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो विदेशी निवेशकों को लंबे समय के लिए भारत में निवेश बनाए रखने में मदद करेगी, वो 2 चीजें। एक तो ये कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व मजबूत है, हम उस क्राइसिस में नहीं जिस क्राइसिस में बाकी देश ऐसी परिस्थिति में जाते हैं। और दूसरा ये कि अगर सरकार अपने फिस्कल बैलेंस को ठीक ढंग से मैनेज करती है, इन्फ्लेशन को सही ढंग से मैनेज कर लेती, तो 6 महीने में डाउन द लाइन में जब ये धुंध
बैठेगी, जब ये युद्ध शांत होगा, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकवरी के सहारे डिमांड आएगी। क्योंकि जो सबसे पॉजिटिव फैक्टर है शुभम, हालांकि उसका एक दूसरा पहलू है, वो है कंपनियों के मुनाफे। भारतीय कंपनियों के मुनाफे 10% के रिकॉर्ड मार्जिन पे हैं। भारतीय कंपनियों ने क्वार्टर अपने मुनाफे के पिछले मुनाफे का रिकॉर्ड तोड़ा है। हालांकि बाजार में मंदी है, लेकिन कंपनियों के मुनाफे आज भी विदेशी निवेशकों के लिए ऐसी परिस्थिति में भी सबसे बड़ा आकर्षण है। जो भारतीय शेयर बाजार के नजरिए से अगर आप भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें तो सबसे मजबूत खंबा है, जिससे लगकर वो इस तूफान में खड़े हो सकते हैं अगर विदेशी निवेशक चाहें, और इसीलिए वो सिलेक्टिव सेल बाई सेल कर रहे हैं। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल और है, क्योंकि आपने कहा कंपनियों के मुनाफे रिकॉर्ड हैं और ये एक अच्छी खबर है, लेकिन सिक्के का एक ही पहलू है सर, क्योंकि दूसरी खबर आज ही ये आई है नीलसन के सर्वे में कि एफएमसीजी कंपनियों के वॉल्यूम जो हैं वो गिर रहे हैं। मुनाफे भले बढ़ रहे हैं, लेकिन जितना सामान पहले बिकता था उतना अब नहीं बिक रहा है। सर, ये कितना बड़ा ट्रैप है, ये कितनी बड़ी दुविधा है कि माल बिक नहीं रहा है, मुनाफे बढ़ रहे हैं? यहां वही महंगाई सबसे बड़ा असर कर रही है। एफएमसीजी पे आज जो रिपोर्ट आई नीलसन की, उसने दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई। 2.6% के आसपास एफएमसीजी कंपनियों का वॉल्यूम नीचे गिरा है, और वॉल्यूम गिरा स्पष्ट रूप से कंपनियों से बातचीत के आधार पर नीलसन ने सर्वे में बताया कि महंगाई के कारण। यानी ये हमें भारत के कंजम्पशन के पैटर्न में मंदी के बाद, आय कम होने के बाद, महंगाई के बाद कंजम्पशन के पैटर्न में एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट दिखाता है। स्टेपल्स की बिक्री, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बिक्री, साबुन, मंजन, खाने के सामानों की बिक्री सबसे बुनियादी सेल है। कारों बाइक्स की खरीद टाली जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का चेंज टाला जा सकता है, पर अगर सामान्य रूप से जो चीज़ें रोज खपत में इस्तेमाल होती हैं उनका वॉल्यूम वाइज सेल गिरे तो अपने आप में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और कंपनियों को बहुत ज़्यादा चिंतित होना चाहिए, क्योंकि भारत कंज्यूमर मार्केट है, 60% जीडीपी वहाँ से आता है। कंपनियाँ गहरी दुविधा में चली गई हैं। प्रॉफिट्स के नंबर से आप उन्हें बहुत अच्छा देख सकते हैं, पर ये जो प्रॉफिट आए हैं महंगाई बढ़ाकर आए हैं, कीमतें बढ़ाकर आए हैं। लगातार गिरावट के बाद भी हम देख रहे हैं कि सारी एफएमसीजी कंपनियों ने कीमतें बढ़ाई। पिछले 3 से 4 बार, कई कंपनियां 4 बार तक कीमतें बढ़ा चुकी हैं। अभी हमने देखा एचयूएल ने कीमत बढ़ाई, इससे पहले डाबर ने, अमूल ने, लॉरियल ने, हाँ, सबने, सारी कंपनियों ने अपनी कीमतें बढ़ाई हैं। तो कंपनियां वॉल्यूम और प्रॉफिट के बीच जाकर फंस गई हैं। आमतौर पर भारतीय बाजार वॉल्यूम का बाजार होता है। शुरुआत में कहा जाता है कि स्केल आएगा, ज़्यादा माल सस्ता रखिए, ज़्यादा बिकेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, पर वो स्ट्रेटजी बदल गई है। कंपनियां माल महंगा करके अपनी बॉटम लाइन पे असर को बचाने की कोशिश कर रही हैं। ये ट्रैप है, बिल्कुल ये ट्रैप है। इस ट्रैप में आप अल्टीमेटली अपना मार्केट खोने लगते हैं, लोगों की कंजम्पशन हैबिट खोने लगते हैं। क्योंकि हमारे सामने एक बड़ी महंगाई खड़ी है, हमारी तरफ देख रही है। पेट्रोल डीजल की महंगाई के बाद, गैस की महंगाई के बाद अगले 6 महीने में एक बड़ी महंगाई हमारे सामने खड़ी है, जहां कच्चे माल की महंगाई कंपनियों की लागत में और ज़्यादा बढ़ोतरी करती रहेगी। तो कितनी बार एचयूएल अपने उत्पादों की कीमत बढ़ाएगी? सही बात है। कितनी बार साबुन, सर्फ या दूध महंगा होगा आने वाले समय में, और जितना वो महंगा होता जाएगा, ये आंकड़ा उसे बार बार याद किया जाएगा कि जितना कीमतें बढ़ी थी उतनी ही खपत गिरना शुरू हो रही, क्योंकि एक हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है खपत का, वो है कमाई और आय। कीमतें बढ़े, आय बढ़े तो एक बैलेंस होता है जिसमें कि आपकी कमाई बढ़ते हुए आपकी बढ़ी हुई कीमतों से बेहतर चीज़ें खरीद सकते हैं। वो मैट्रिक्स यहाँ लड़खड़ाया हुआ है, और इसका असर हमें अलग से भारत के ग्रामीण परिदृश्य पर काफ़ी गहरा दिखाई दे रहा है, जिस पर अलग से कभी चर्चा हो। बिल्कुल। तो अंशुमान जी की बात ध्यान रखिएगा, आज तो ये केवल गेट खुला है, कल आपको पूरा अंदर, जैसे उन्होंने कहा था ना LIC के IPO में हमने आपको किला घुमाया था, कल आपको हम यही किला घुमाने वाले हैं, और आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़िएगा। कल हम ये बहुत सारे आंकड़ों के जरिए समझेंगे कि कंजम्पशन का पैटर्न आखिर इंडिया में चेंज कैसे हो रहा है। तो कल का मनी सेंट्रल भी बहुत जरूरी है, देखना मत भूलिएगा। सर, बहुत शुक्रिया आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दीजिए इजाजत, कल शाम को 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।